हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी यूपीएसआई की जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसमें आज का जो है सेट नंबर 14 है। अब तक हमने इसमें 13 सेट करा चुके हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट में और वहां से एक एक करके सारे वीडियोज देखिए। इस भी क्लास में अगर आप जुड़े हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको आइडिया होगा। अगर लगातार हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं तो विश्वास मानिए कि आपके पूरे पूरे मार्क्स पेपर में आने वाले हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि मैंने मैथ यूपीएसआई के लिए चैप्टर वाइज पढ़ाया है और हमने वो 17 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको भी करा ही रहे हैं, चल रहा है वो, ठीक है ना। और ये हमारी सीरीज चल ही रही है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं, आपको अगर लगता है आता है, तो आप 2x स्पीड पे आप इसको भगा के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये आपके लिए एनफ है, इससे ज़्यादा बाहर सवाल आना नहीं है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन का। पहला क्वेश्चन लेते हैं। करा कि एक संख्या 1a 2b 3c 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो a b c के संभावित मान क्या हैं। देखो, अगर कोई संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है, अगर कोई संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो इसका मतलब है कि उनके जो जो संख्या दी है उनके अल्टरनेट डिजिट का जो डिफरेंस जो है 0 11 11 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब है कि जैसे नंबर दिया था तो मैं 1 पे रखा पेन, ऐसे रखा, 2 पे ले गया, फिर 3 पे ले गया और इधर a b c, तो मैं कहूंगा कि a प्लस b प्लस c, ठीक है, का जो डिफरेंस है, डिफरेंस जो होगा 3 2 5 1 6, तो मैं a b c, अब आपको पता है कि या तो मैं 0 लाऊं, क्या लाऊं, या तो मैं 0 लाऊं या 11 लाऊं या 11 का मल्टीपल लेकर आऊं, यही ना। तो मुझे पता है कि मेरे लिए अगर a b c की वैल्यू, अगर तीनों का मान, संभावित मान अगर 6 आ जाए तो मैं कह दूंगा कि 0 आ जाएगा। तो आप देखिए कौन से ऑप्शन में, या तो 6 मिले या तो 17 में से 6 जाए 11 मिले, तो दो ऑप्शन हो सकता है, या तो यहाँ पे इसका वैल्यू 6 आ जाए या तो 11 आ जाए, सॉरी 17 आ जाए, ठीक है ना। तो 17 में से अगर 6 घटाऊंगा तो 11 आएगा और 6 में से 6 घटाऊंगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है बात। तो आप मुझे बताइए कि क्या है, 4 2 6, 5 2 7 5 12, ये नहीं हो सकता। 5 3 8 6 14, ये नहीं हो सकता। 4 5 9 3 12, ये नहीं हो सकता। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, समझ में बात आई कि नहीं आई। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। करा कि दो संख्याओं का HCF 11 21, उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 11 और 12 हैं, तो दो संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। जब भी आपको पता है कि जब HCF दिया हो तो संख्या लिखना आपके लिए बहुत आसान होता है। तो आप कहते हो जो संख्या होगी वो 21x और 21y होगी, होगी ना। तो जब 21x 21y होगी तो अब आपको पता है, मेरी बात ध्यान समझो, अगर इन संख्याओं का हम एलसीएम लिखने लगे तो हम कहेंगे कि 21xy हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि जो संख्या है ना उसका एक गुणनखंड x और एक क्या है, y। वही उसने कहा कि दो अन्य गुणनखंड 11 और 12 हैं, तो कह रहा है दो संख्याओं बड़ी संख्या क्या होगी। तो बस आप समझ लीजिए कि एक x का मतलब ये हो गया कि जो बड़ी संख्या, अगर एक ये x है तो ये क्या है, ये y है। यही तो मैंने कहा है, दो गुणनखंड x और y है तो 11 और 12 है। तो 21 गुणे 12 करूंगा तो 21 गुणे 12 करूंगा तो 12 एक कम 12 और 12 24 एक 25, तो कितना आ जाएगा, 252 आएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा। पेपर में आपके सवाल आएगा तो कैसे करेंगे, आप डायरेक्ट HCF को बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब बड़ा जो फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, सीधे आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर वही होगा जिसका एनोड 2 होगा। तो 21 धामा 210, 21 दूना 42, तो 52 हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या सरल कीजिए, ये ऐसे से डॉट डॉट इन्फानाइट दे रखा है, ठीक है ना, इन्फानाइट है। जब भी ऐसा आता है कि यहाँ सभी सभी क्या है, माइनस माइनस माइनस, तो आप इसके गुणनखंड करिए अभाज्य गुणनखंड। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 किया, मतलब कि क्रमागत गुणनखंड कर लिया। और जब ये माइनस लगा है तो छोटा वाला नंबर आंसर होगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर यही प्लस लगा होता, ऐसे प्लस लगा होता, प्लस लगा होता, तो हमारा 5 आंसर आया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, सब माइनस है, तो मैं क्या कहूँगा कि इसको लिखूंगा 4 गुणे 5, तो माइनस की वजह से हम छोटा वाला कंसीडर करेंगे। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। 83 सही 81 सही 3/4 का मान क्या है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, तो हम कहेंगे कि 3 की पावर क्या होती है, 81 को लिख सकते 3 की पावर 4। देखो 81 की पावर माइनस का 3/4 लिखा है। अब मैं क्या करूंगा, इस 81 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात 4 इंटू माइनस 3/4, है ना। 4 से 4 कट जाएगा तो क्या होगा, माइनस मतलब 3 की पावर -3।
और 3 की पावर -3 को क्या लिखेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे तो 1/3 की पावर 3 हो जाएगा, 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। करा कि 3660 की धनराशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी का 2/5 भाग प्राप्त होने वाली धनराशि का, बी को सी को प्राप्त होने वाली धनराशि का 3/8 मिलता है, तो ए का हिस्सा क्या है, ये हमसे पूछा है। मतलब कहने का है कि इस 3660 रुपए को 3 लोगों में बांटा गया है। किसमें किसमें, ए बी सी में। कैसे बांटा गया बता दो, पहले रेशियो निकाल लो, ए बी सी में। वो ये कह रहा है कि ए को क्या मिला, बी का 2/5 मिला, और बी को कैसा मिला, सी का 3/8 प्राप्त हुआ। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो A/B है ना वो 2:5 है, और ये कितना है, 3:8 है। तो ये यहाँ 5 चला जाएगा और यहाँ पे क्या चला जाएगा, 3 चला जाएगा, तो 6 और 15 और क्या हो गया, 40 हो गया। 6 15 40। तो आपको ये पता चल गया कि 40 और 21 61 हो जाएगा। 61 की वैल्यू आपसे पूछा क्या है कि तो ए का हिस्सा, 61 में ए का हिस्सा कितना है, 6 है। तो 3660 में क्या होगा, 3660 में, है ना। या ऐसा ना बोलूँ, मैं ऐसा ना बोलूँ, ऐसे बोलता हूँ कि 61 की वैल्यू है कितनी, तो आप कहेंगे कि 3660 है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, आपसे पूछा है। तो 6 बार लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6 36, 60 बार जाएगा, 6 6 36, कितना हो जाएगा, 6 6 36, 360। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मतलब जैसे उसने कहा एज इट इज, इसको मैंने ऐसे ही कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि 7/7 + √6 प्लस 8/7 + √6 का मान क्या होगा। तो आपको ये पता है कि कैसे, ऊपर में है, नीचे तो है नहीं, इसका मतलब मुझे खत्म करना होगा। ये ऐसे लिखा हुआ है 7/7 + √6 प्लस 8/7 + √6। ठीक है ना, 7 + मैं क्या करता हूँ, 1/7 + √6 1/7 + √6 कॉमन ले लेता हूँ, और क्या करता हूँ कि दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √7 - √6 और √7 - √6। तो यहाँ क्या बचेगा, 7 + 8। ठीक है ना, और यहाँ पे a² - b² तो 1 आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 15 7 √7 - √6। तो ऑप्शन 7 - √6, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 15 बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने कुछ नहीं किया, आप ओरली कर सकते थे, ये बात लिखी थी आपने बाहर ले लिया। इसको हटाने के पता है कि a + b और a - b करेंगे तो 1 आ जाएगा, डिफरेंस लेंगे तो 15 और 7 √7 - √6। आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, सवाल आपको आसानी से बन जाएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। एक फुटबॉल टीम के 2 खिलाड़ी एल तथा एम का औसत भार 39 किलोग्राम है। एल एम तथा उनका प्रशिक्षक एन का औसत भार 50 किलोग्राम है। प्रशिक्षक का भार क्या है। कह रहा है कि फुटबॉल टीम के 2 खिलाड़ी एल और एम का औसत भार 39 है। तो आप ऐसे समझिए कि एल 39 और 39 है, औसत का मतलब ये होता है इक्वल। ठीक है ना, एल एम तथा उनका प्रशिक्षक का औसत भार 50 किलोग्राम है। मतलब कहने का ये है कि अगर यहीं पे मैं बात कर दूं कि एल एम और एन, ठीक है ना, तो कितना है, अच्छा यहाँ पे लिखता हूँ 50, और एन उसका प्रशिक्षक है तो भी कितना है, 50 है। इसका मतलब ये कितना हो गया, 11 हो गया, ये भी 11 है और ये भी 11 ज़्यादा है। इसने पूछा क्या है कि प्रशिक्षक का भार क्या है। तो आपको पता है कि अगर प्रशिक्षक 39 किलोग्राम का होता तो रेशियो मतलब कि तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आता। वो 11 11 ज़्यादा है, तो 11 3 33, तो मैं कहूँगा कि 39 से वो 33 ज़्यादा है। 9 3 12 के 2 हासिल 1 और 3 3 6 1 7, 72 किलोग्राम का है उसका प्रशिक्षक। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना, मतलब कहने का ये है कि उन तीनों का औसत 50 होने के नाते 11 11 का चेंज आ गया। क्या है, 11 11 का चेंज आया, किसकी वजह से, उस प्रशिक्षक। इसका मतलब प्रशिक्षक का वेट औसत से कितना अधिक है, 33 अधिक है। ठीक है ना, 33 अधिक है। आगे चलते हैं। यदि ए की दक्षता बी से 20% अधिक है, बी सी से 30% अधिक कुशल है, ठीक है, तो ए बी और सी की दक्षता का अनुपात क्रमशः है। ए की दक्षता बी से 20% अधिक है, तो ए की जो दक्षता है ना बी से 20% अधिक है, तो अगर ये 5 है तो ये कितना है, 6 है। बी सी से 30% अधिक कुशल है, जो बी है ना सी से 30% अधिक कुशल है। मेरी बात ध्यान समझो, सी से 30% अधिक कुशल है, तो मैं यहाँ पे रेशियो लिखूंगा बी और सी का
30%, तो 3/10, 3/10, अगर C 10 है तो ये कितना है, 13 है। तो मैं यहाँ पे 13 और 10 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बी और सी में 10 और 13 का अनुपात है, मतलब 13 और 10 का अनुपात है। चूंकि इसने क्या कहा, सी से 30%, इसका मतलब 3/10 हो गया। तो बी ही अधिक है ना, सी से 30% अधिक है। अगर सी 10 है तो ये 3 ज्यादा 13 हो गया। तो ए बी और सी की दक्षता का अनुपात बताओ क्या होगा। तो बस यहीं पे ये किसको हम क्या करेंगे, 13, और यहाँ क्या आ जाएगा 5। 13 पचे क्या हो जाएगा बेटा 65, और सॉरी 13 छक 78, 13 छक 78, 13 पचे 65 और 10 पचे 50। ये इनकी दक्षता का अनुपात आ जाएगा। यही हम लिखेंगे उनकी एफिशिएंसी का अनुपात है, ठीक है ना। ये भी हम कह सकते हैं, यह भी हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा लास्ट वाला जो है वो 10 का मल्टीपल बनेगा, तो मतलब 10 का मल्टीपल ना तो ये है और ना ही ये है, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या है कि 13 का जो मल्टीपल बनेगा, 13 का मल्टीपल बनेगा तो 13 पचे 65 और 6 का, और 6 के पहाड़े में ये आता नहीं है 6 का मल्टीपल, 6 के पहाड़े में 65 नहीं आता, कभी भी 66 होता है। तो ये ऑप्शन बन जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पूरा नहीं भी करते तो ये कह देते, देखो कैसे, ए और बी मतलब कि दक्षता 20%, मतलब कहने का है कि जो अगर बी 5 है तो ए 6। लास्ट में हमसे उनकी दक्षता का अनुपात पूछा है, मैंने जो लिखा दक्षता ही लिखा है। मैं कहता हूं कि ए जो होगा वो 6 का मल्टीपल बनेगा। 6 का मल्टीपल पूरे इस 4 के चारों ऑप्शन में ए जो है एक ही है। 5 का तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। तो यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा था, मतलब आपका काम यहाँ से हो गया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये सब आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, आगे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कारखाने ए में पुरुष श्रमिकों का महिला श्रमिकों से अनुपात 3:4 है। 2 प्रकार के कारखाने हैं और बी में 5:4 है। फैक्ट्री ए में वेतन में वृद्धि पाने वाली महिलाओं का प्रतिशत 70% और फैक्ट्री बी में 85% है। यदि फैक्ट्री ए में 12 महिलाओं को वेतन वृद्धि नहीं मिली और फैक्ट्री बी में 68 महिलाओं का वेतन वृद्धि नहीं मिली, तो ए में कुल श्रमिकों की संख्या क्या पूछा है, ए में कुल श्रमिकों की संख्या और बी में कुल श्रमिकों की संख्या से अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो पहले एक पे फोकस करेंगे और देखेंगे, फिर वहीं से हम मल्टीपल चेक कर लेंगे। मैं कहता हूं कि फैक्ट्री ए है, उसमें मेल और जो फीमेल का अनुपात है वो कितना है, 3:4 है। लेकिन 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 इसको हम 30 और 40 रेशियो कह सकते हैं। उसने कहा है कि फैक्ट्री ए में वेतन वृद्धि पाने वाली महिलाओं का प्रतिशत 70% है। 5 चौक 28, इसका मतलब है कि 28 वृद्धि हुई, तो 12 में वृद्धि नहीं हुई। ध्यान देना, 12 में वृद्धि नहीं हुई, ठीक है ना। और फैक्ट्री बी में 85% है। अभी फोकस मत करो, ये तो फैक्ट्री ए में 12 महिलाओं का वेतन वृद्धि नहीं मिली, 12 को वृद्धि नहीं मिली, मतलब ये सही बात है। 28 को मिली, 12 को नहीं मिली, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1 है। अरे भाई 40 में से 28 को मिली तो 12 को नहीं मिली, वो कह भी रहा है 12 को नहीं मिली, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब है फैक्ट्री ए में जो टोटल एम्प्लॉय है मेल और फीमेल मिला के वो कितने हैं, 70 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल बनेगा, 7 का मल्टीपल बनेगा, ठीक है। तो यहां से ये कितना बनेगा, 70 हो जाएगा। अब यहीं पे हम बात करेंगे किसकी, बी की। बी में मेल और फीमेल, आगे ध्यान दो कितना कह रहा है, 5:4 है, तो इसको 50 और 40 लिख देता हूं, ठीक है ना। कह रहा है कि फैक्ट्री बी में 85% है, कह रहा है कि वेतन में वृद्धि पाने महिलाओं का 70% और फैक्ट्री बी में 85%, बी में 85%, ठीक है। तो 40 का 85% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 17, तो 34 की वृद्धि हुई। कितना, प्लस का 34 वृद्धि होगी। तो कितने, 6 में नहीं हुई। कह रहा है कि फैक्ट्री बी में 68 महिलाओं के वेतन में वृद्धि हुई, तो इसका मतलब है कि 34 की वैल्यू कितना है, 68 है। तो 34 दूना 68, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है। तो बी में कितने टोटल एम्प्लॉई हैं, 50 40 90 यूनिट है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि 180 है, ठीक है ना। बस रेशियो ले लो ए और बी का, तो आप कहेंगे 70 और 180 का जब रेशियो ले लेंगे तो 7:18 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है बात। 6 मीटर गहरी और 35 मीटर चौड़ी एक नदी 2.5 किलोमीटर पर आवर की दर से बह रही है, पर आवर मतलब कि 2.5 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, ठीक है ना। तो प्रति मिनट गिरने वाली पानी की मात्रा कितनी है, ये हमसे पूछा है। तो पहले उसका क्षेत्रफल निकालो, किसका, पाइप का। गहरी चौड़ी एक नदी, नदी का क्षेत्रफल आप निकालो, तो आप ये कहेंगे कि जो नदी का क्षेत्रफल है ना वो कितना है, वो 35 × 6 हो जाएगा,
35 गुणे 6, 6 पंचे 30 के शून्य, 6 3 18, 210 हो जाएगा। कितना? 210 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है ना। तो समुद्र प्रति मिनट गिरने वाली पानी की मात्रा कितनी है? तो हम पानी की मात्रा जब निकालेंगे ना, तो हम ये कहेंगे, ध्यान समझना, जब हम पानी की मात्रा निकालेंगे तो नदी का क्षेत्रफल इंटू किस दर से निकल बह रही है। तो नदी का क्षेत्रफल कितना है? 210 है मीटर स्क्वायर, और वो कितना? 2.5, लेकिन किलोमीटर है, तो इसको मीटर बदलना होगा कि सब मीटर में है, तो 1000 से करूंगा, और चूंकि आवर में है तो मिनट में करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, इसको हटाएंगे, यहाँ करेंगे तो 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो 6 3 18, 3 और 6 पंचे 30। ठीक, तो 25 गुणे 35 गुणे 10, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, 25 पंजे 125 के 5 हासिल 12, 25 से 75, 10 85 2 87, तो जीरो लगा दो, 8750 मीटर क्यूब हो जाएगा। है ऑप्शन? आप कहेंगे यस सर, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 8750, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब नदी का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया, किस रेट से बह रही है, तो 210 गुणे 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर को हमने, क्योंकि मीटर में था, किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 होता है, और मीटर मिनट में, आवर को हमने मिनट में बदल दिया, 60 से डिवाइड कर दिया, पॉइंट हटाया 600 हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 25 और 35 गुणा किया 875 आ गया, 1 जीरो ला दिया, 8750 मीटर क्यूब हो गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा है कि समुद्र में दो पोत प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर, अच्छा प्रकाश होगा, प्रकाश नहीं, प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर चल रहे हैं, और दोनों पोतों से देखने पर प्रकाश स्तंभ के, यहां प्रकाश प्रकाश हो गया है, प्रकाश स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। यदि प्रकाश स्तंभ 100 मीटर ऊंचा हो तो दोनों पोतों के बीच की दूरी बताइए। तो मैं ये कहता हूं कि अगर 100 मीटर ऊंचा है, क्या 100 मीटर ऊंचा है, तो कितना है बेटा? 100 मीटर ऊंचा है, तो दोनों तरफ से 30 और 45 डिग्री के उन्नयन कोण बन रहे हैं, 30 और 45 डिग्री के उन्नयन कोण बन रहे हैं। तो उनके बीच की दूरी आपसे ये पूछा है, कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक आपसे पूछा है। तो 30 के सामने क्या है? आप देखो 45 के सामने क्या होगा? 100 है, तो आपको पता है ये भी 45 होगा, ये 90 होगा, तो ये भी क्या बनेगा? 100 ही बनेगा। 30 के सामने 1 होता है तो ये बनेगा 60, 60 के सामने √3 होता है, तो 1 की वैल्यू कितना है? 100 है, तो √3 की वैल्यू 100√3 आ जाएगी। कितना आ जाएगी? 100√3 आ जाएगी। तो ये जिसका जो सम करेंगे तो आपको पता है कि 100√3 प्लस 100, ये इतनी उनके बीच की दूरी है। 100 कॉमन ले लूंगा तो √3 प्लस क्या आ जाएगा? 1, और √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732 प्लस 1, तो हम क्या कहेंगे कि 100 इंटू 2.732, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 273.2 आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब कि जो दोनों हैं उनके बीच की दूरी 273 मीटर आ जाएगी, हालांकि पॉइंट में 273.2 आ जाएगा। ने ये मानते हुए कि √3 की वैल्यू 173.2 नहीं लिया, इसलिए यहाँ पे इनका इतना आ गया है। ठीक है बात? क्लियर है ना? आगे सवाल की तरफ चलते हैं। करा एक शहर की जनसंख्या एक दशक में मतलब 10 वर्ष में 75,000 से बढ़कर 1 लाख हो जाती है, तो एक दशक में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? दशक में प्रतिशत वृद्धि पूछा है, तो 3 जीरो आप यहाँ से कैंसिल कर दो, 3 और 25, 75 से 100 हो गई है, 75 से 100 हो गई है, तो कितने की वृद्धि हुई है? तो आप कहेंगे सर 25 की वृद्धि हुई। तो परसेंट में निकालेंगे तो 25 3 75, 100/3 मतलब 33.33% की वृद्धि हुई है। दशक में पूछा है ना, क्या पूछा है? दशक में। वार्षिक वृद्धि पूछा होता तो हम यहां से 10 से डिवाइड कर देते। अगले सवाल की तरफ आते हैं। यदि विक्रय मूल्य को 7 गुना लागत मूल्य क्रय मूल्य के 8 गुने के बराबर है। विक्रय मूल्य को 7 गुना लागत क्रय मूल्य के 8 गुने के बराबर है, ये ऐसा कह रहा है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम है इसमें, क्वेश्चन में कह रहा है कि विक्रय मूल्य का 7 गुना क्रय मूल्य के 8 गुने के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है ना। मतलब अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस के 7 गुने के क्रय मूल्य के 8 गुने के बराबर है, ऐसा लिखता हूं। विक्रय मूल्य का 7 गुना, विक्रय मूल्य का क्या होगा? विक्रय मूल्य का 7 गुना लागत बोलो या क्रय बोलो, बात एक ही है।
तो लागत मूल्य के 8 गुने के बराबर है ना। तो यहाँ पे बस लागत मूल्य के 8 गुने के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, बस आपका सवाल का आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। तो SP अपान जब हम CP की बात करेंगे तो 8 बटे क्या हो जाएगा 7, मतलब कहने के 7 रुपए की चीज 8 रुपए में बेची गई तो प्रॉफिट कितना हुआ, आप कहेंगे 1 का प्रॉफिट हुआ। तो 7 पे 1 का प्रॉफिट हुआ, परसेंट निकालेंगे इसको यहीं पे, तो प्रॉफिट परसेंट में तो आपका क्या हो जाएगा 14.28% होता है। 1/7 का जब आप परसेंट निकालोगे क्या होगा 14.28% आएगा। क्लियर है बात। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। ए एक निश्चित काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 20% अधिक कुशल है। तीनों ही, यहाँ तीन नहीं, तीनों ही 3 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, या बाकी हुआ काम बाकी नहीं शेष हो जाएगा। बी ने कितने दिनों में पूरा किया, तो यहां पे बेटा देखो यहां पे हो जाएगा तीनों ने ही 3 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। शेष बचा हुआ बाकी, मतलब कि यहां पे कहेंगे हम कि शेष बचा हुआ काम अकेले बी ने कितने दिनों में पूरा किया, ये आपसे सवाल में पूछा है। ठीक है ना। थोड़ा सा लैंग्वेज में एरर है, ठीक है, मैंने सही कर दिया कि एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो मैं कह दूं कि ए और बी। 25% का मतलब क्या हुआ बेटा, आप कहेंगे सर 1/4। 25% का मतलब क्या हुआ 1/4। ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब है कि ए अगर 4 क्षमता है तो इसके अंदर +1 5 है, ये क्या हो जाएगा, ये क्षमता है। ठीक है ना। और सी बी से 20% अधिक कुशल है। यहां पे भी सी की बात किया है उसने, सी के बारे में बताया है। सी बी से 20% अधिक कुशल है, तो देखो 1/5 किससे, बी से। बी कितना है 5 है, बी कितना है 6, ये इनकी क्षमता का अनुपात आ गया है। सी बी से 20% अधिक कुशल है, तो कितना हो गया 6 हो गया। तीनों ने ही 3 दिनों तक एक साथ काम किया। लेकिन अब आप बताइए कि टोटल वर्क क्या है। आप यहां से कह देंगे कि टोटल वर्क ए एक निश्चित काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो मैं कहूंगा कि जो कुल काम है ये जानना जरूरी है ना। तो जब कुल काम की बात करूंगा तो 4 काम करता है एक दिन में, तो 30 काम करेगा 100, मतलब 30 दिन में 120 काम करेगा, ये टोटल वर्क है। वो ये कह रहा है कि तीनों ने, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने 3 दिनों तक काम किया। कितना काम करेंगे एक दिन में, 5 और 9 6 15। इसका मतलब है कि 45 काम कर दिया, 45 काम कर दिया। ठीक है ना। तो कितना काम बच गया, तो आप कहेंगे कि जो शेष काम है वो कितना बच गया, तो आप कहेंगे सर कि 75 बच गया शेष काम। ठीक है ना। शेष बचा हुआ काम अकेले बी ने कितने दिनों में पूरा किया, अकेले बी ने कितने दिनों में पूरा किया, तो आप बी की क्षमता कितनी है 5 है, शेष काम यही है, तो 5 15 75, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 15 दिन आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपने देखा होगा कि यूपीएसआई के चाहे वो 17 के पेपर रहे हो चाहे 21 के, आपसे हल्के सवाल टाइम एंड वर्क से आए हैं। किसी सेट में थोड़ा सा ठीक, बाकी तो सब हल्के ही सवाल रहे हैं। तो उसी हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। 2 पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। तो पहले पाइप बी को खोला जाता है, खाली टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। ठीक है ना। 2 पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 10 और 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों कैसे हैं, भरने वाले हैं। ए और बी, ये भी भरता है और ये भी भरता है। ये 10 घंटे में भरेगा और ये 16 घंटे में भरेगा। तो 16 पंचे 80 कितना हो जाएगा, तो 10 8 80 और 16 पंचे 80। उन्होंने बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला और पहले पाइप बी को खोला जाता है, मतलब पहले बी आएगा उसके बाद फिर ए आएगा। तो पहले घंटे में ये कितना भरेगा 5 और फिर 8। तो आप ये कह सकते हैं कि 2 घंटे में और 8 5 कितना हो जाएगा 13 भरेगा, 13 यूनिट भरेगा, 13 यूनिट भरेगा। आपको भरना कितना 80, तो 13 छक 78 और 6 दुनाई 12। तो 12 घंटे में वो 78 यूनिट भरेंगे। तो 12 अगला कौन आएगा, अगला फिर बी का नंबर आएगा।
और बचा कितना है, बचा है सिर्फ और सिर्फ 5। ठीक है, तो 1 घंटे में 5 भरता है, 1 घंटे में 5 भरता है, मतलब कि 5 भरता है 1 घंटे में, ऐसा बोलो 5 काम करता है 1 घंटे में, तो एक काम करेगा 1/5 घंटे में, तो 2 बचा हुआ, तो 2/5 आ जाएगा, है ना, 2/5 आ जाएगा। तो बस आप कुछ नहीं, 14 मतलब यहाँ पे 12 से ही 2/5 आ जाएगा। अरे भाई 2 काम करेगा, उस 2 काम को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्लस 2 काम को करने के लिए मैं कहता हूँ कि 5 काम करता है कौन, बी, 1 घंटे में, 1 आवर में, ठीक है ना, तो 2 काम करेगा 1/5 इंटू 2 आवर में, ठीक। तो यहाँ पे आप 2/5 आवर जोड़ेंगे तो 12 सही 2/5 आ जाएगा। फिलहाल आपको यहाँ तक करने की जरूरत नहीं, 12 मिल गया था तो एक ही ऑप्शन था, 12 आप करके चले जाते, इतना सोचते ही ना, इसको सोचने की जरूरत नहीं थी, ना तो करने की जरूरत थी। ठीक है बात, आगे चलते हैं। समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं जिनका योग 18 और गुणनफल 210 है। समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं दी हैं जिनका योग कितना है, 18 और गुणनफल 210 है। तो आप देखिए कौन सा नंबर है जिनका सम 18 आ रहा है, ठीक है ना। अरे भाई आपसे यही तो पूछा है कि समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं जिनका योग 18 और गुणनफल 210 है, संख्याएं क्या है ये बताओ। तो मैं कहूंगा कि 7 6 13 5 18, 5 4 9 3 12 ये तो है ही नहीं है, 6 4 10 2 12 ये भी नहीं है, और 5 4 9 6 15 ये भी नहीं, एक ही है। तो 6 7 6 13 5 18 है, क्या इनको गुणा करेंगे तो 210 आएगा। तो आप कहेंगे कि 6 पंचे 30 और 3 सौ 21 210 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए क्या है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि उनका मतलब कहने का है कि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी 5 6 7 क्रमागत संख्याएं है ना। तो बस आपको आंसर ही तो निकालना है, पूरे सवाल को कहीं नहीं, आप देखिए किस अप्रोच से आप सवाल को निकाल पाते हैं, ठीक है ना। तो 3 क्रमागत संख्याएं 5 6 7 हैं जिनको हम जिनका योग 18 है, इनका गुणनफल क्या हो जाएगा 210 आ जाएगा। सिंपली हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 17 की बात करूंगा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक है, अधिक अंकित किया जाता है यदि x% छूट देने के बाद भी दुकानदार 8% का लाभ अर्जित करता है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसका मतलब है कि किसी वस्तु का अगर CP 100 रुपए है तो उस वस्तु का MRP कितना होगा, आपने कहा 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो क्या कर रहा है कि x% छूट दे रहा है, इस पर छूट देने के बाद भी वो 8% का लाभ कमाता है, मतलब 108 रुपए की वो बेचता है। तो 120 की चीज कितने बेचा, 108 बेचा, 12 का डिस्काउंट दे दिया, तो 120 पे 12 का डिस्काउंट दिया, तो परसेंट में जब हम निकालेंगे तो 12 दहम्मा 120, ये कट जाएगा तो 10% आएगा, यही है x% की वैल्यू कितना आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब है उसने 10% डिस्काउंट दिया है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। एक ऋण का भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में करना है, यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है तथा उसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि रूप से की जाती है, ठीक है ना। तो प्रत्येक किस्त 38,3872 है, तो इस किस्त योजना से कुल कितना ब्याज चुकाना होगा ये आपको बताना है। तो मेरी बात ध्यान सुनिए कि 2 समान वार्षिक किस्त है, कितना, 2 समान, यदि ब्याज की दर कितनी 10% है और कैसा है, चक्रवृद्धि के रूप में की जाती है, तो प्रत्येक किस्त इतना है, तो आप कहेंगे कि जब 10 था तो 11 हो गया और फिर क्या हो जाएगा 100 से 121 हो जाएगा, इसको हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या 110 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। 121 मतलब कहने का है कि जब 110 था तब भी 121 दे रहा था और 100 था तब भी 121 दे रहा था। तो मैं ये कहूँगा कि 210 और 11 121, हाँ 121 कितना हो जाएगा 242 हो जाएगा, ठीक। कितना उसको देना पड़ा ब्याज, 210 की जगह पे उसको देना पड़ा 32 रुपए का, उसे ब्याज देना पड़ा, ठीक है ना। प्रत्येक किस्त इतनी की है, तो प्रत्येक किस्त 121 की है, तो 121 की जो वैल्यू है ना कितनी है, 121 की जो वैल्यू है वो 3872 है, ठीक है। तो पूछा है इस किस्त योजना में कुल कितना ब्याज चुकाना पड़ा, तो 32 यूनिट का ब्याज चुकाना पड़ा, तो हम 32 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे निकाल देंगे। मैं ये कहूँगा कि आंसर जो कुछ भी होगा, चलो कट कर देता हूँ, 11 11 121, 11 3 33, 5 11 5 55, 11 दूना 22, तो मैं क्या कहूँगा 11 3 33, 11 दूना 22, 32 गुणे 32 मतलब 1024 आ जाएगा। वैसे भी यूनिट डिजिट 4 दिख रहा है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। तो यहां तक आई होप कि आपको बिल्कुल बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, आप ये कंसेप्ट अगर क्लियर है क्वेश्चन आप बना पाएंगे। अगर इन केस किसी भी प्रॉब्लम होती है कहीं पे मैथ में, तो आप चैप्टर वाइज भी हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं।
नहीं तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर 80% आता है तो 20% गारंटी के साथ इंप्रूवमेंट कर जाएगा। आपको 100% मार्क्स आने वाले हैं, मतलब कि 100 में 100, इवन 40 के 40 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर जाइएगा क्लास कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू सो मच।